नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़ी हुई सामने आ रही है। खबरें हैं कि पूरे भारत में पीएफआई को बैन किया जा सकता है। केंद्र सरकार पीएफआई को लेकर एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां भी कर ली गई है और बहुत जल्द इसका ऐलान हो सकता है। रामनवमी के दिन जिस तरह से हिंसा की खबरें सामने आई, राजस्थान के करौली में जिस तरह से हिंसा हुई या खरगोन हिंसा की बात करें तो सभी में पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है और अब पूरे भारत में पीएफआई को लेकर बैन की खबरें सामने आ रही है। तो इस बड़ी अपडेट के साथ हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पीएफआई की बैन की खबरें पूरे भारत में सामने आ रही है। देखिए, पूरे भारत में पीएफआई को बैन करना ही चाहिए और ये काफ़ी विलंब हो गया। इस ऑर्गेनाइजेशन को तो बहुत पहले ही बैन कर देना चाहिए, लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस पे बैन लगाने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि बैन की वजह क्या है। लेकिन एक बात मैं शुरू में ही कह दूं, बैन से काम नहीं चलेगा। बैन के साथ साथ इससे जुड़े हुए तमाम अधिकारी, पदाधिकारी, इसके एक्टिविस्ट, इसके फंड रेजर्स, इनको फंड देने वाले, इन तमाम को तिहाड़ जेल के अंदर भी डालना होगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको जब मैं वजह बताऊंगा कि भाई क्यों इस पे बैन लगना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अभी ताज़ा जो खबरें आ रही है कि खरगोन में जो हिंसा हुई, उस हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ साफ साफ नज़र आ रहा है और जिस हिसाब से वहाँ पे तैयारी की गई, प्री प्लान था सब कुछ, उसमें एक आप ये समझिए कि एक खतरा जिसके बारे में तमाम पुलिस, तमाम एजेंसियों, आईबी, इन सब के पास ये जानकारी थी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो पीएफआई के द्वारा की जा रही हैं। अब क्या सिर्फ खरगोन के मसले की वजह से इसको बैन किया जा रहा है? जी नहीं। अब सबसे बड़ी बात, पिछले 2 साल के अंदर जो सबसे बड़ा कारनामा इन लोगों ने किया, वो कारनामा था शाहीन बाग। शाहीन बाग के आंदोलन को, यह आंदोलन क्या, ये तो दलाली, अफवाह और मिथ्या के आधार पे पूरे देश को आग लगाने की जो साजिश पीएफआई ने रची थी, उसका पर्दाफाश पहले ही हो चुका है। हिंदुस्तान में कानूनी प्रक्रिया थोड़ा विलंब चलती है, कोर्ट कचहरी का काम थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन सिर्फ यूपी के अंदर शाहीन बाग आंदोलन, ये सीए एनआरसी आंदोलन के दौरान 250 करोड़ रुपए 15 दिन के अंदर बैंक से निकाले गए और हिंदुस्तान को आग लगाने के लिए जगह जगह उसे बांटा गया। नतीजा क्या हुआ? उस सीए एनआरसी आंदोलन का दिल्ली में दंगे हो गए, 53 लोगों की मौत हो गई। मौत किसी की भी हुई हो, चाहे वो हिंदू मरे हों या हिंदुस्तान या हिंदू मुसलमान मरे हों, लेकिन इतने सारे जो हिंसा हुई, उसके पीछे कौन? उसके पीछे पीएफआई। अब दूसरा बड़ा मसला, एक छोटे से शहर में एक स्कूल के अंदर वाकया होता है हिजाब का, और ये पूरा गैल्वनाइज कर जाता है, एक नेशनल इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है। क्यों बन जाता है? इसके पीछे भी पीएफआई। केरल में ये सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। केरल के अंदर लव जिहाद का मसला हाईकोर्ट तक पीएफआई का नाम ले चुकी है। वहाँ की सरकार, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज, वहाँ के सारे लोग चीख के चिल्ला के कह रहे हैं कि पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो हिंदुस्तान को कट्टरपंथ की ओर लेकर के जा रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहा है और इसलिए इसके ऊपर बैन की बात की जा रही है। लेकिन ये सफिशिएंट रीज़न नहीं है। ये इतने धूर्त लोग हैं इसके अंदर। ये दरअसल पीएफआई, जो इसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके पहले ये सिमी हुआ करता था। इस संगठन में जितने सारे लोग हैं, अभी दिल्ली दंगे में उमर खालिद, जिसको जमानत नहीं मिल रही है, जेल के अंदर है, उसके पिताजी वो सिमी के ऑर्गेनाइज़र, उसके सेक्रेटरी रह चुके,
वो पीएफआई से जुड़े हुए। सिमी एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसे हिंदुस्तान में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता करके बैन किया गया। क्यों बैन किया गया? क्योंकि सिमी का एक विंग था इंडियन मुजाहिदीन, और ये इंडियन मुजाहिदीन हिंदुस्तान के कई शहरों में इन्होंने बम धमाके किए, और जब ये पर्दाफाश हुआ कि ये सब सिमी का ही काम है तो सिमी को बैन किया गया। और सिमी को बैन करने में कोई सिर्फ बीजेपी या नरेंद्र मोदी या आडवाणी उसकी सरकार का काम नहीं है, कांग्रेस पार्टी चिदम्बरम ने भी इस पे बैन लगाया और ये बैन कभी लिफ्ट नहीं किया गया। अब जब ये घिर गए, इनको लगा कि भाई ये सिमी तो बैन हो गया, तब इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। एक नया ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको इन्होंने बाकायदा सिमी के पैरेलल खड़ा कर दिया, जिसका नाम रख दिया पीएफआई। वही लोग, वही मॉडस ऑपरेंडी, वही तरीका, वही विचारधारा और वही खूंखार इरादे, हिंदुस्तान को बाकायदा बाल्कनाइज करने का, टुकड़े टुकड़े में तोड़ने का ये एजेंडा जो सिमी का था, उसी पे पीएफआई ने अपना नाम बदल लिया और सिमी के सारे लोग वो पीएफआई में आ गए। अब बैन की बात चल रही है तो मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या आप इसे बैन कर दोगे? अभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, परसों ये कोई जो है दूसरा कोई सोशलिज्म के नाम पे तो कोई ह्यूमनिज्म के नाम पे कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बना डालेंगे और उसके बाद कहेंगे कि भाई अब फिर से वही धंधा वो चालू कर देंगे। तो पीएफआई इज अ थ्रेट टू इंडिया, इट इज अ थ्रेट टू इंटरनल पीस, और ये बैन बहुत पहले लग जाना चाहिए था, जब ये लोग पॉलिटिकल किलिंग्स कर रहे थे, केरल के अंदर में खुलेआम हत्याएं कर रहे थे। वहां की पुलिस, वहां का एजेंसी, वहां की सरकार भी पीएफआई का नाम ले चुकी थी। अब इस पे फैसला आने वाला है, एक सप्ताह के अंदर इस पे बैन लगाया जाएगा। एक बहुत ही अच्छा काम होगा। हालांकि पहले से ही कई राज्यों में पीएफआई बैन है, पर पीएफआई का जब भी जिक्र होता है तो कांग्रेस पे आरोप लगता है कि कांग्रेस पीएफआई का समर्थन करती है। तो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, कांग्रेस के लिए ही नहीं, ये कांग्रेस के लिए ही नहीं है, ये तमाम ये जो हिंदुस्तान में सेकुलर इंडस्ट्री है, जो सेकुलरिज्म के नाम पे पैसे कमाते हैं, विदेशी चंदा लाते हैं, पाकिस्तान की दलाली करते हैं और एक कट्टरपंथ, एक जो उसको कह सकते कि वहाबी विचारधारा को वो हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। अब आपने जो सवाल उठाया है, इसमें एक बात मैं कहूँगा कि क्यों इसका पॉलिटिकल जो कनेक्शन है वो किस तरीके से है। देखिए, पीएफआई हिंदुस्तान में तालिबान और आईएसआईएस जैसे कट्टरपंथ इस्लाम को लाना चाहता है, जहां लड़कियां बुर्के में रहे, स्कूल ना जाए, कॉलेज में ना पढ़े, नौकरी तो बिल्कुल ही ना करे, घर से निकल करके कोई प्रोफेशन ना चुने, तमाम तरह की चीज़ें जो आप तालिबान और आईएसआईएस के द्वारा वो जो सीरिया और इराक में आपने देखा कि किस तरह की विचारधारा, किस तरह की चीज़ें वो लागू करना चाहते हैं, पीएफआई उसी राह पे है। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का इस्लाम बहुत ही मॉडरेट है, इन्हें नहीं लेना देना कोई आईएसआईएस से, इन्हें नहीं लेना देना तालिबान से, लेकिन इस मॉडरेट मुस्लिम कल्चर को पल्यूट करने का काम, ये सिमी और पीएफआई जैसी संगठन वो हिंदुस्तान में कर रहे हैं। अब इन लोगों का मदरसों, मौलाना, मौलवियों, क्योंकि पैसा भी बाहर से आता है, पैसे दिए जाते हैं, तो इस संगठन ने एक अपना एक धाक, अपना एक जिसको कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से मुस्लिम सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट कर चुका है। ऑलरेडी दे आर देयर। और इसलिए पिछले 2 साल में अगर आप देखेंगे कि जहाँ कहीं भी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो झारखंड हो, जहाँ कहीं भी कोई भी छोटी सी घटना होती है, हज़ारों का हुजूम जो है मुस्लिम समुदाय का, वो सड़कों पे आ जाता है, आगजनी करता है, पथराव करता है, सब कुछ करता है। ये कहाँ से होता है? हु आर दोज पीपल हु आर ऑर्गेनाइजिंग सच प्रोटेस्ट दैट टू वायलेंट? वो पीएफआई कर रही है। इसके बारे में सारी एजेंसियों को मालूम है, लेकिन इनका ग्रिप, इनकी पकड़ इतना ज़्यादा मजबूत हो चुकी है मौलवी मौलानाओं के जरिए कि ये
राजनीति में भी अपना साख रखते हैं और इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना डाली एसडीपीआई, और एसडीपीआई से कांग्रेस पार्टी का बाकायदा गठबंधन की भी खबर आई। ये सब कुछ जानते हुए कि ये पीएफआई सिमी का ही एक नया वर्जन है, फोटोकॉपी है उसी सिमी को जिससे कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने बैन किया था, लेकिन फिर भी आप साउथ इंडिया में आप उसके साथ गठबंधन कर लेते हो, उनके साथ फोटो खिंचाते हो। ये तमाम ये 3-4 नए नए लड़के सब जो जिनको हीरो बनाया जा रहा था, चाहे वो मेवानी हो, चाहे वो हार्दिक पटेल हो और इस तरह के कन्हैया कुमार हो, इस तरह के लोगों को, इन लोगों की तस्वीरें पीएफआई के साथ, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये नक्सली, ये पाकिस्तानी दलाल, ये जो अलगाववादी, ये पीएफआई, यही उसका एक मुख्य केंद्र बिंदु है। केरल से लोग गए, कहाँ गए? आईएसआईएस से लड़ने के तरफ से लड़ने के लिए। कैसे गए? वो गए ऐसे कि पीएफआई ने उनको वहाँ से कश्मीर से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ये लोग सीरिया गए। तो ये सारा काम ये लोग करते चले आ रहे हैं और चूंकि इनका ग्रिप है पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल चुनाव के दौरान इन लोगों के साथ देखिए सारे लोग, आप देखिए पीएफआई से ये पैसे लेकर के ये लोग, ये जो नए यूथ क्रिएट किया जा रहा था, ये जो हमारा सेकुलर मीडिया है, तो ये सारे लोग उसमें पकड़े गए। अब दिक्कत क्या है कि जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं वो पीएफआई से पंगा नहीं ले सकते। मुसलमान नाराज़ हो जाएगा, वोट कौन देगा? मुसलमान नाराज़ हो गया तो हमारी तो दिक्कत हो जाएगी, मुसलमान नाराज़ हो जाएगा तो फिर हमारी सरकार कैसे बनेगी? तो ये इस वक्त जब पीएफआई पे एक्शन लिया जाएगा तो आप देखिएगा ये सारे सेकुलर पार्टियां जो हैं ये छटपटाएंगी। इनको तब समझ में नहीं आएगा कि पीएफआई दंगे करवाता है, ये समझ में नहीं आएगा कि पीएफआई खरगोन में, चाहे वो दिल्ली में या तमाम देश भर में वो हिंसक गतिविधियों में शामिल है। इनको वोट बैंक नज़र आएगा और इसलिए इसी दम पे अभी मैं देख रहा था, जब मैं बस रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा था, कि पीएफआई की खबर आई जैसे कि पीएफआई को बैन किया जाएगा। पीएफआई के तरफ से बहुत सारे मौलाना, पीएफआई के बहुत सारे ऑफिस बेरर वो चुनौती दे रहे हैं कि भाई हमें बैन करके दिखाओ। तो ये चैलेंज तो इन्होंने गलत आदमी के सामने कर दिया। मोदी को तो चुनौती स्वीकार होती है, तो ये चुनौती जो है इन्होंने फेंका है, तो 1 सप्ताह के अंदर इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ये कंफर्म सूत्रों से बताया जा रहा है कि कम व्हाट में पीएफआई के ऊपर बैन लगना तय है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, इसके पहले भी कई दंगे हुए जिसमें पीएफआई का कनेक्शन सामने आया, पर लेटेस्ट दंगे और हिंसा की बात करें, चाहे वो करौली का हो या खरगोन, जिसमें पीएफआई का कनेक्शन आ रहा है, इसी बीच इतना बड़ा और अहम फैसला लेना मोदी सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज? देखिए, अगर आप इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप रोकेंगे नहीं, ये और मजबूत होते जाएंगे। कुछ बीमारियां शरीर में ऐसी होती हैं जिसके लिए आप टैबलेट खाते हैं, कुछ के लिए इंजेक्शन पड़ता है, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका ऑपरेशन करने के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है, जैसे कैंसर। तो हिंदुस्तान के लिए पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कैंसर हैं। बिना ऑपरेशन के इनको कोई होम्योपैथिक की मीठी गोली खिला करके आप इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। इंजेक्शन से भी काम नहीं चलेगा कि 4-5 को पकड़ के आपने जेल के अंदर डाल दिया। ये सारे दिल्ली दंगे हुए, बहुत सारे लोग चले गए जिनका पीएफआई कनेक्शन था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब तक इसका ऑपरेशन नहीं किया गया, जब तक इसको समाज से निकाल बाहर फेंका नहीं गया, तब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी। और मैं तो पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे ये जो जामिया मिलिया के सामने बवाल मच रहा था, वो 2 लड़कियां जिसको हीरोइन बनाया जा रहा था, शेरनी, वो पहले शेरनी, और सेकुलर मीडिया ने कहा कि ये देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट, पुलिस स्टेट रिप्रेशन के खिलाफ किस तरह से आवाज़ उठा रही है। 2 दिन के अंदर में सबकी बोलती बंद हो गई कि उसने कहा कि हमको हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी से कुछ लेना देना नहीं, हिंदुस्तान के कानून से हमें कुछ लेना देना नहीं, हम तो अल्लाह का कानून मानने वाले लोग हैं, हमको शरीयत चाहिए। तो आपको ये तय करना होगा, ये चुनना होगा, इस देश में संविधान लागू होगा या आप कोई आसमानी किताब के जरिए रूल होना चाहते हैं। ये फैसला बहुत ही आसान है, लेकिन इस फैसले को लागू कराने में कई चुनौतियां हैं। उस चुनौतियों को
देखते हुए समझते हुए मोदी सरकार ने फैसला लिया है, ये स्वागत योग्य है। शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो पिछले नवमी की बात करें तो नवमी में जिस तरह से करौली में हिंसा भड़की, उसके बाद अब खरगांव हिंसा में भी पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है। तो इसी बीच मोदी सरकार कट्टरपंथी संगठन पीएफआई को लेकर एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी यही है कि पूरे भारत में अब पीएफआई को बैन कर दिया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी की जा चुकी है केंद्र सरकार की तरफ से। और बहुत जल्द, या यूं कहें कि एक सप्ताह के अंदर ही मोदी सरकार पीएफआई संगठन को लेकर एक बड़ा फैसला लेकर इसे बैन पूरे भारत में कर सकती है। इस बड़ी अपडेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।